करती है, ठीक है। मसल्स में क्या होता है, हमारा ग्लूकोज स्टोर होता है, फिर वो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन से किस में टूटेगा बताइए, ग्लाइकोलिसिस से किस में टूटेगा, वो पायरुवेट में। अब ये जो पायरुवेट है ये एनारोबिक कंडीशन में चला जाता है, किसमें, एनारोबिक कंडीशन, जिसकी वजह से क्या बनता है आपका लैक्टेट। लैक्टेट अब आपके मसल्स में क्या हो गया, स्टोर। लैक्टेट किसकी प्रेजेंस में बनेगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? देखो, जो हमारी लिवर है, मसल्स हैं, वो क्या स्टोर करती हैं, ग्लूकोज को स्टोर करती है, और जब हमें जरूरत होती है तो वो ग्लूकोज क्या हो जाता है, टूट जाता है। किस में टूटता है, ग्लाइकोलिसिस पढ़ाई है मैंने, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट इज फॉर्म हियर। फिर क्या होता है, अगर इन केस एनारोबिक कंडीशन स्टार्ट हो गई तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टेट में। तो कोरी साइकिल में क्या होता है, हमारा लैक्टेट से, जो लैक्टेट बना है मसल्स में, उससे हमें क्या बनाना है, ग्लूकोज। क्या बनाना है उससे हमको, ग्लूकोज। कोरी साइकिल में बस इतना पढ़ते हैं। कोरी साइकिल में हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारा मसल्स में लैक्टेट की फॉर्मेशन हो गई है उसको हमें किस में बदलना है, ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज में कहाँ बदलेगा जाके, कि कहाँ बदलेगा जाके, लिवर में। कहाँ बदलेगा जाके, लिवर में, ठीक है। तो कैसे बनेगा, अब ये जो लैक्टेट है ये आरबीसी सेल्स के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा, सपोज कीजिए ये आपका सारा मसल्स में काम हो रहा है और अब आपका यहाँ पे लिवर में काम हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो ग्लूकोज है और लैक्टेट है ये इधर आ गया, किधर आ गया, आपके लिवर में। अब ये लैक्टेट किस में कन्वर्ट होगा, फिर से पायरुवेट में। किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में। और पायरुवेट से क्या बनेगा फिर, ग्लूकोज। मैंने कल कुछ पढ़ाया था जिसमें पायरुवेट हमारा नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर होता है और उससे हम ग्लूकोज बनाते हैं। क्या पढ़ाया था मैंने, ये कल मैंने ये पढ़ाया था, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स, इट कैन बी पायरुवेट, इट कैन बी लैक्टेट। तो पायरुवेट से अगर ग्लूकोज बन रहा है तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। आ गया समझ में? तो मैंने कल जो कह रही थी कि छोटी सी रिएक्शन है वो यही थी, कोरी साइकिल। कोरी साइकिल में हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की हेल्प से लैक्टेट से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। लैक्टेट से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? ये आपके लिवर में हो रही है और फिर यही ग्लूकोज फिर से किस में चला जाएगा, आपका मसल्स में, है ना। ये ऐसी रिएक्शन चलती रहेगी ना। हाँ जी, लिवर में हुई है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ कहाँ पे होती थी, कल मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ कहाँ पे होती थी ग्लूकोनियोजेनेसिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और साइटोसोल। बताया नहीं था कल, हो गई, आगे समझ। आ गया। कोरी साइकिल में क्या होता है कि अगर हमारी इन केस कोई भी एनारोबिक कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से लैक्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है तो हमें इस लैक्टेट को फिर से रीजनरेट करना होता है, किसमें, ग्लूकोज में। और मैंने कल ही बताया था कि ग्लूकोज में रीजनरेट करना किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स को, वो किसकी हेल्प से होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की हेल्प से। आगे समझ में, शुड आई इरेज, समझ आ गया। अब है आपका ग्लाइकोजन, क्या हुआ, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म।
अब देखो हमारी जो भी एक्स्ट्रा फॉर्म होती है ग्लूकोज की, वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, हमारे ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है ग्लाइकोजन की, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और यूजेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा। यूजेबल फॉर्म क्या है हमारी, ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म होता है जिसमें हम ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेंगे अब ग्लूकोज में, ठीक है। तो क्या होगा इसमें बताइए, ग्लाइकोजन होगा आपका, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की हेल्प से इट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, इट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड देन फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। म्यूटेज का काम क्या है कि फॉस्फेट ग्रुप को चेंज करना इधर से उधर, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, पहले इतना बताइए मुझे, आ गई। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज म्यूटेज की आपसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब देखो इसके 3 फेट हो सकते हैं इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के। कितने फेट होंगे इसके, 3, ठीक है। पहला, ये ग्लाइकोलिसिस कर सकता है, ठीक है। कहाँ पे करेगा ये, ब्रेन और मसल्स में। अगर ये ब्रेन और मसल्स में हो रहा है ये काम, ब्रेन और मसल्स में, तो क्या होगा, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लाइकोलिसिस से पहले बताइए क्या बनेगा, पाइरूवेट बनेगा। और अगर एनारोबिक कंडीशन आएगी तो क्या बन जाएगा मसल्स में, लैक्टेट। हमारे ब्रेन में भी बनता है लैक्टेट, ठीक है। ये हो सकता है। और अगर एनारोबिक कंडीशन नहीं है, एरोबिक कंडीशन है, सॉरी, अगर एनारोबिक कंडीशन नहीं है, एरोबिक कंडीशन है, तो पाइरूवेट से लास्ट प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CO2 और CO2 एंड वाटर। पहला स्टेप में कह रही हूँ, यदि ग्लाइकोलिसिस हुई, कहाँ पे हुई, ब्रेन और मसल सेल्स में, तो क्या होगा, जो हमारा ग्लाइकोलिसिस से पाइरूवेट बना है, अगर एनारोबिक कंडीशन आ गई तो लैक्टेट में बदल जाएगा, और अगर एरोबिक आई तो क्या होगा, CO2 और H2O बन जाएगा। आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका लिवर में, क्या होगा, लिवर में इट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, डायरेक्टली, क्या हुआ, दिख नहीं रहा यहाँ से, ठीक है क्या, ठीक है ना। किसकी हेल्प से, कौन से एंजाइम्स की हेल्प के, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज का काम क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना, तो इसने जो 6 फॉस्फेट था हमारा उसको क्या कर दिया, सेकेंड फेट समझ आ गया, आराम से समझा रही हूँ इसीलिए, ठीक है। सेकेंड फेट में कुछ नहीं है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बना, वो कहाँ पे बनता है, लिवर में बनता है। और किस एंजाइम की प्रेजेंस में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, क्योंकि फॉस्फेटेज का काम क्या होता है आपका, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना। आ गया समझ में या नहीं आया, ठीक है। एक होता है आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इससे आपका क्या बनता है, NADPH की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, NADPH की और राइबोज की, शुगर की। तो ये 3 फेट होते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। इतनी बात समझ आई, दोबारा बताती हूँ। ग्लाइकोजन है, एक लंबी चेन होती है, वो कन्वर्ट होती है किसमें, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 3 फेट है, कहाँ कहाँ, अगर वो लिवर में जाएगा तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, अगर वो मसल्स और ब्रेन में जाएगा तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट। इन केस ऑफ एनारोबिक कंडीशन इट फेसेस देन lactate conversion take place, otherwise CO2 and water form here, ठीक है। And next is pentose phosphate pathway, it leads to formation of NADPH and ribose, ठीक है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे ये प्लांट में ही पढ़ते हैं फिर भी बता देती हूँ। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का पहली बात तो दूसरा नाम क्या है, क्या नाम है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का दूसरा नाम, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। ये कहाँ चलता है, ये हमारा साइटोसोल में चलता है। कहाँ पे चलता है ये,
साइटोसोल में। ये है क्या? ये अल्टरनेटिव पाथ है, अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अल्टरनेटिव पाथवे ग्लाइकोलाइसिस का। इसके बाई प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? राइबोज बनता है और क्या बनता है? NADPH। बस इतना याद। हो गया? कहाँ पे? अगर एनारोबिक कंडीशन होगी तो लैक्टेट बन जाएगा जो कि हमारी मसल्स में स्टोर हो जाता है, और अगर एरोबिक कंडीशन होगी तो CO2 एंड वाटर भी है। ओके, आगे समझ में? कर लो, सब आता है। अरे बस यही आते हैं छोटे छोटे से कि कहाँ पे होता है ये पाथवे, क्या बनता है, अल्टरनेटिव पाथवे क्या है, बस इतने ही आते हैं। तभी तो कह रही थी क्वेश्चन कर लो, पता चल जाएगा, फिर मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब है आपका बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। In case of plants, beta oxidation take place in peroxisomes. ठीक है? And in case of animals, it take place in mitochondria. अगर हमारे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है तो ये रिएक्शन हमारी पेरोक्सिसोम्स में होती है, और अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन है फैटी एसिड्स की, अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन है फैटी एसिड्स की, तो कहाँ पे होती है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। दूसरा, 3 स्टेप्स। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड, एंड थर्ड इज बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है, इतना लिखिए पहले आप। बीटा जो होता है ना हमारा, देखो ये आपकी लॉन्ग चेन है फैटी एसिड की, यहाँ पे COOH ग्रुप होता है। लिपिड फैटी एसिड जो पढ़ा था तब था क्लास में? नहीं था, अगर होता तो तुझे पता होता। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साइड वाला कार्बन अल्फा होता है और इसके साइड वाला कार्बन बीटा होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन, मतलब कि कार्बन को ब्रेक करते हैं, लेकिन कहाँ से करते हैं? बीटा से। अल्फा ऑक्सीडेशन भी होता है, बीटा ऑक्सीडेशन भी होता है और ओमेगा ऑक्सीडेशन भी होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होता है हमारा वो बीटा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है,
ठीक है, कर लिए यहाँ तक? अब देखो पहला स्टेप क्या था आपका? पहला स्टेप था आपका एक्टिवेशन ऑफ, पहला स्टेप क्या था? एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। तो कैसे? फैटी एसिड प्लस एसाइल कोएंजाइम ए in presence of acyl coenzyme A synthase, it get converted into acyl coenzyme A। दो बार लिख दिया है मैंने यहाँ पे, रुक जाओ, ATP बनता है हमारा। ठीक है, अच्छा एंजाइम का नाम लिखा था यहाँ पे। क्या कह रही हूँ मैं? फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलके एसाइल कोएंजाइम ए बनाता है, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या था? ये फैटी एसाइल कोएंजाइम में ट्रांसफर होगा, कहाँ पे ट्रांसफर होगा? इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे होगा? फैटी एसाइल कोएंजाइम ए किसके साथ मिलेगा? हमारा कैर्निटीन के साथ। ठीक है, कैर्निटीन के साथ मिलेगा और क्या करेगा? ये मिलके एसाइल, फैटी एसाइल कैर्निटीन में कन्वर्ट हो जाएगा और कोएंजाइम ए अलग निकल जाएगा। ठीक है, फैटी एसाइल कैर्निटीन जो बनेगा ये किसकी हेल्प से? कैर्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 की हेल्प से, कैर्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 की हेल्प से कहाँ चला जाएगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके कैर्निटीन अलग हो जाएगा और फैटी एसाइल अलग हो जाएगा। ठीक, और फिर ये कैर्निटीन दोबारा से यहाँ पे मान लीजिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आ गई। फिर ये कैर्निटीन वापस यहाँ से यहाँ आ जाएगा। देखो समझो, इधर देखो क्या हुआ था। पहली जो रिएक्शन होती है ना, फैटी एसिड प्लस एसाइल कोएंजाइम ए मिलके फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। ये रिएक्शन आपकी कहाँ पे होती है? साइटोसोल में। ठीक है, अब साइटोसोल से हमें फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को कहाँ लाना है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कैसे लाओगे? ये साइटोसोल है, ये वाला पोर्शन, ये आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा? जो एक्टिवेट हुआ है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, ये किससे बाइंड करेगा? कैर्निटीन से। ठीक है, कैर्निटीन से जब बाइंड करेगा तो ये बनाएगा फैटी एसाइल कैर्निटीन और कोएंजाइम ए को अलग कर देगा। ठीक है, अब ये फैटी एसाइल कैर्निटीन एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसका नाम है कैर्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1। इसकी हेल्प से क्या करेगा? यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, कौन पहुंच गया? हमारा फैटी एसाइल कैर्निटीन। जब ये पहुंचा इधर तो ये ब्रेक डाउन हो गया, किसमें? कैर्निटीन अलग, फैटी एसाइल चेन अलग। तो कैर्निटीन जब अलग होगा तो वो वापस से अपने साइटोसोल में चला जाएगा और फैटी एसाइल की जो चेन है उसको माइटोकॉन्ड्रिया में छोड़ देगा। ठीक है, अब थर्ड स्टेप है इसका बीटा ऑक्सीडेशन होना। अब फैटी एसाइल चेन का हम क्या करेंगे? बीटा ऑक्सीडेशन। ओके, दोबारा बताऊं क्या कह रही थी मैं? जो फर्स्ट स्टेप होता है फैटी एसिड प्लस कोएंजाइम ए मिलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड एसाइल कोएंजाइम सिंथेज, इट गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अब ये कहाँ पे होती है? साइटोसोल में। फिर ये फैटी एसाइल कोएंजाइम ए कैर्निटीन की हेल्प से क्या बनाते हैं? फैटी एसाइल कैर्निटीन बनाते हैं, कोएंजाइम ए को अलग कर देते हैं और ये ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। किससे? कैर्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 की हेल्प से। लिख लिया। फिर ये एसाइल कैर्निटीन है जो ये फिर अलग हो जाता है, कैर्निटीन अलग हो जाता है, एसाइल कोएंजाइम में अलग हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में? अच्छा, अब जो ये फैटी एसाइल कैर्निटीन बना था और ये जो अलग अलग हो गया यहाँ पे आके,
देखो जो हमारा फैटी एसाइल कैर्निटीन बना था ना कैर्निटीन, ये अलग हो गया ना, किस में टूट गया, कैर्निटीन में और फैटी एसाइल में। तो ये किसकी हेल्प से होता है हमारा, कैट टू की हेल्प से। किसकी हेल्प से होता है ये, कैट टू, कैर्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज टू की हेल्प से इट गेट ब्रेक डाउन इनटू किसमें, कैर्निटीन एंड फैटी एसाइल चेन। लिख लिया, ओके। एंजाइम है बेटा, एसाइल को एंजाइम है सिंथेज। एक बार मैं करवाती थी, एक बार स्क्रीन ठीक करो, ब्लर हो रही है। मैं दोबारा लिख देती हूँ अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो। एसाइल को एंजाइम ए सिंथेज। आगे समझ में। पहला बताओ क्या है स्टेप, एक्टिवेशन है। कैसे होता है एक्टिवेशन, अभी बताया था। क्या होता है बताओ जल्दी से, फैटी एसिड और एसाइल कोएंजाइम ए मिलके क्या बनाते हैं, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। ये रिएक्शन कहाँ होती है आपकी, साइटोसोल में होती है। फिर सेकंड स्टेप में ये जो एक्टिवेटेड हमारा फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है, इसको हमें ट्रांसफर करना है साइटोसोल से किधर, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये किसकी हेल्प लेता है, कैर्निटीन की हेल्प लेता है। उसकी हेल्प से ये कहाँ चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। थर्ड स्टेप क्या बताया था, ऑक्सीडेशन होगा, है ना। लास्ट वाला बता कैट टू है ये, 11 नहीं है। कैट टू क्या से टूट गया ये, कैर्निटीन और फैटी एसाइल चेन में। हाँ हाँ, फिर वो फैटी एसाइल कैर्निटीन टूटेगा भी तो सही, क्योंकि कैर्निटीन का काम तो बस ये था कि साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में लेके आए। ठीक है, कैर्निटीन ने अपना काम कर दिया और अब वो ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, इरेज कर दें हम। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या था आपका, बीटा ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, लॉन्ग चेन होगी RCH2 फैटी एसाइल कोएंजाइम ए की क्या है आपकी चेन है ये, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए की चेन है ये। ठीक है, ठीक है ना। अब क्या होगा हमारा, पहले कौन सा एंजाइम आएगा, डीहाइड्रो, पहले क्या होगा, डीहाइड्रोजिनेशन। क्या होगा पहले, डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या था, डी मतलब और हाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ, है ना, H2 का रिमूवल होगा। तो कैसे करोगे रिमूव, देखो एक H तो यहाँ से चला जाएगा और एक H यहाँ से चला जाएगा। जब दो H चले जाएंगे तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी, डबल बॉन्ड की। आगे ये सब समझ आया कि नहीं आया। कोएंजाइम ए, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए को मतलब कैरियर बोल दिया हमने यहाँ पे। देखो तो दोबारा बता रही हूँ ये स्टेप, क्योंकि यहाँ तो बनाऊंगी नहीं। देखो ऐसे थी ये रिएक्शन, इधर देख लो बेशक से, CH2 था, यहाँ पे भी CH2 है, राइट। ऐसे था, डीहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है H2 मॉलिक्यूल का रिमूव होना। तो यहाँ से हमारे दो H2 क्या हो जाएंगे, रिमूव। अगर दो H2 रिमूव हो जाएगी तो क्या आ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। पहले इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, इतनी बताइए पहले। ठीक है, डीहाइड्रोजनेशन। और डीहाइड्रोजनेशन होगी तो किस प्रेजेंस, किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगी, मैंने एक चीज बताई थी, जहाँ डीहाइड्रोजनेज एंजाइम आता है वहां किसकी फॉर्मेशन होती है, याद है तुम्हें तो बड़े होशियार, याद है ना। लेकिन यहाँ पे FAD की होगी।
ठीक है, ठीक है, इतनी बार समझ आ गई? बताइए नहीं आई है तो। बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ बताई थी मैंने? वो हमने अभी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पूछा है, और क्या, तो वहीं पे होगी। बेटा दोबारा बोलना क्वेश्चन एक बार। नहीं, एक सिर्फ 2 कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन से, कैरियर एंजाइम के कोएंजाइम ए की साइड वाले कार्बन से। जी ठीक है, पहला स्टेप समझ आ गया। डिहाइड्रोजनेशन किसकी हेल्प से होगा? ये हमारा डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से होगा। अब ये जो बना है इसे क्या बोलेंगे हम? इसमें पता है क्या है? स्टेबल फॉर्म मैंने बताई थी, ट्रांस होती है कहाँ पे? हाँ हाँ, ये तो है ही, अंडरस्टूड। ठीक है, अब देखो, सुनो 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 सुनो, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस स्टेट में है ना ये, ट्रांस टू इनोइल, क्योंकि इसने अब डबल बॉन्ड बना लिया है। ट्रांस टू इनोइल कोएंजाइम, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे बनाया है कार्बन की, तो इसीलिए ट्रांस टू इनोइल कोएंजाइम ए। बताइए, जहां तक किसी को कोई आपत्ति? कोई आपत्ति? थर्ड सेकंड स्टेप इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब आप क्या करोगे? बॉन्ड को ब्रेक करोगे। बॉन्ड को ब्रेक करोगे, कैसे ब्रेक होगा देखिए, ऐसे है ये, तो अब क्या करोगे? इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, तो क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा आपका? प्लस और माइनस, प्लस और माइनस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? OH और H, और यहाँ क्या आ जाएगा? H और H। ठीक है, बताइए, इतनी तो केमिस्ट्री आती है कि नहीं आती है? बॉन्ड को ब्रेक करके वाटर ऐड करना है, कर दो। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, हाइड्रेशन एंजाइम, हाइड्रेशन हो रहा है तो कौन सा एंजाइम लगेगा? हाइड्रोलेज। बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। कहाँ हुआ था रिमूव? दिखा। फैटी एसाइल कैर्निटीन बना था, और फैटी एसाइल अलग हो गई थी चेन। कोएंजाइम ए नहीं, कैरियर है ना इसके संग में। मतलब कि हम कैरियर को कोएंजाइम ए ही बोलते हैं। ये क्या होता है कि फैटी एसाइल कैर्निटीन और कोएंजाइम ए जाते हैं, तो ये फैटी एसाइल कैर्निटीन बन जाता है, कोएंजाइम ए अलग निकल जाता है। पर ये भी तो ट्रांसफर होता है इसके साथ में, मतलब कि वापस इधर आए। मेरे पास मार्कर है, यहाँ लिख लेना क्या कह रही हूँ मैं। फैटी एसाइल कैर्निटीन इधर आ गया, कोएंजाइम ए भी ट्रांसफर होगा, लेकिन वो कब जुड़ेगा? कब जुड़ेगा? जब हमारी कैर्निटीन से अलग हो जाएगी चेन। देखो, जब कैर्निटीन, जब फैटी एसाइल कैर्निटीन है तब तो नहीं है, फिर कैट 2 में जब टूटेगा ये, तो फैटी एसाइल चेन अलग हो गई और कैर्निटीन अलग हो गया, तो इस टाइम पे कोएंजाइम में आके बाइंड कर जाएगा इधर। फैटी एसाइल चेन क्या होगी, वरना अकेली कैसे रहेगी? फैटी एसाइल कोएंजाइम में ही तो रहेगी। चलो, यहाँ तक समझ आ गई चीजें? तो बताइए, नहीं आई तो दोबारा रिपीट करें। आ गई है? फिर से क्या होगा? डिहाइड्रोजनेशन। फिर से क्या होगा अब आपका? डिहाइड्रोजनेशन। अब डिहाइड्रोजनेशन का हर बार आप मतलब ये तो नहीं बोलोगे कि रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल मैम। डिहाइड्रोजनेशन का हर बार यही मतलब पता निकलता है क्या? डिहाइड्रोजनेशन का मतलब ऑक्सीडेशन भी होता है। तो बताइए, अल्कोहल किस में टूटेगा? मतलब सॉरी, ऑक्सीडाइज्ड होगा, ब्रेक नहीं, ऑक्सीडाइज्ड होगा। किस में ऑक्सीडाइज्ड होगा? है कीटोन में होगा ना, सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन हमेशा कीटोन में होता है। ठीक है, लिख लिया? इसका नाम रह गया था, इसका नाम क्या बोलोगे? देखो, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, तो क्या बोलोगे? इसके 3 पे क्या है? हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। हो गया। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब, अच्छा, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है तो किसी एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा होगा?
डिहाइड्रोजनेज जहां आता है वहां क्या बनता है? यहाँ NaDH बनेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई? अब ये क्या बन गया है आपका? कीटो एसाइल, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप आ गया है ना, कीटो एसाइल कोएंजाइम ए, कीटो एसाइल कोएंजाइम ए, क्योंकि कीटोन ग्रुप आ गया है। इतनी बात समझ आई? पहला स्टेप क्या था? डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आता है। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हमारा NADH और FADH2 दोनों बनाने की कोशिश करता है, तो फर्स्ट स्टेप में आपका FADH2 बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद it get converted into trans 2-enol coenzyme A. After that hydration take place. Hydration take place in presence of water only. तो हम इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके OH और H जोड़ देंगे, इसको बोलेंगे 3-hydroxy fatty acyl coenzyme A। फिर से डिहाइड्रोजनेशन अगेन डिहाइड्रोजनेशन करेंगे, तो मतलब कि हम इस बार ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन में अल्कोहल गेट कन्वर्टेड इनटू कीटोन ओनली, तो कीटोन बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप इज थायोलिटिक क्लीवेज। थायोलिटिक क्लीवेज। थायोलिटिक क्लीवेज किसकी प्रेजेंस में होगी? आपकी थायोलेज की प्रेजेंस में। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा हमारा कि हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए अलग निकल जाएगा और जो फैटी एसाइल की चेन है वो अलग रह जाएगी। मतलब क्या होता है तुम्हें बताती हूँ मैं। बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब ही ये होता है कि हमें एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट करना है। 2 कार्बन निकलते हैं एक चेन में, एक बारी में कितने कार्बन निकलते हैं? 2 कार्बन। पहले से लिख लो, फिर समझाती हूँ कैसा क्वेश्चन आएगा इस पे। पहले कर लो इसको यहाँ तक। पहला स्टेप क्या था बताइए? डिहाइड्रोजनेशन। दूसरा स्टेप क्या था? तीसरा, चौथा क्लीवेज। और हर एक बार बीटा ऑक्सीडेशन में एक एसिटिल कोएंजाइम ही निकलता है। एक साइकिल में कितने एसिटिल कोएंजाइम निकलेगा? 1, और फिर लॉन्ग चेन एज इट इज रह जाएगी। समझाती हूँ क्वेश्चन के हिसाब से, पहले इसको उतार लो जल्दी से। क्वेश्चन कैसा आएगा वो बताती हूँ बीटा ऑक्सीडेशन पे। देखो, लेट सपोज 16 कार्बन की पाल्मिटिक एसिड की चेन है। पाल्मिटिक एसिड क्या है? फैटी एसिड तो है ना, ये भी नहीं पता? ठीक है, हाँ। अब हमें 16 कार्बन चेन को तोड़ना है, तो मैंने अभी बताया था हर बारी में 2 कार्बन का एसिटिल कोएंजाइम में रिमूव होता है। तो एक बार एसिटिल कोएंजाइम में आया तो कितने में कन्वर्ट होगा? ये 14 कार्बन में। फिर दूसरी बारी में फिर एसिटिल कोएंजाइम में निकला, कितने में कन्वर्ट हो गया? 12। फिर से हमारा एसिटिल कोएंजाइम में निकल गया, तो किस में हो गया? 10। फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2 एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया। कितने एसिटिल कोएंजाइम में लगे? देखो, एक एसिटिल कोएंजाइम में 2, 3, 4, 5, 6, 7, और जो खुद बना है, खुद भी तो बना है, तो कितने एसिटिल कोएंजाइम में आए एक चेन में? 8। कितने आए? 8 एसिटिल कोएंजाइम। तो अगर ये आए कि ब्रेक डाउन हुआ है पाल्मिटिक एसिड का, तो बताइए कितने एसिटिल कोएंजाइम में बने? तो आप बता सकते हो ऐसे कर करके, या फिर स्टेरिक एसिड आ जाए। लेट सपोज स्टेरिक एसिड आ गया। स्टेरिक एसिड होता कितने कार्बन का? पहली बात तो ये पता होना चाहिए, 18 कार्बन का। तो 18 कार्बन में कितने आए वो आप करके देख लोगे। 18, 16, 14 ऐसे करके 12, है ना? आ गई बात समझ में कि नहीं आई? बस ये होता है बीटा ऑक्सीडेशन मेन तो। हाँ बोलो, क्या कह रहे हैं? अच्छा सुनो, एक और बात सुनो इसमें। एक तो ये क्वेश्चन आता है कि कितने एसिटिल कोएंजाइम में बनते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कितने ATP बनते हैं जब हम पाल्मिटिक एसिड को तोड़ेंगे। तो एक बार बताओ, बीटा ऑक्सीडेशन में, एक बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल में कितने आपके NADH और कितने FADH बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। एक NADH बन रहा है और एक FAD बन रहा है। हाँ ठीक है। क्यों?
ढाई इसके और डेढ़ इसके, अच्छा ऐसे बता रहा है। वैसे कह रही हूँ मैं कि एक NaDH और एक FAD बनता है, ठीक है। अब ये साइकिल देखो कितनी बार हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार ये साइकिल हुई है। तो 7 NAD निकले होंगे, कितने निकले होंगे, 7 NADH बने होंगे, और 7 ही आपके क्या बने होंगे, FADH2। सही बोल रही हूँ ना मैं। और एसिटिल कोएंजाइम में कितने बने हैं, अब आप टोटल ATP निकाल लीजिए। क्यों, कहाँ हुई थी, मैंने कहा ATP कहाँ कराया यूटिलाइजेशन में। अरे वो तो एक्टिवेशन में है ना भाई, तो वो बीटा ऑक्सीडेशन बी थर्ड स्टेप में देखो, बीटा ऑक्सीडेशन में थर्ड स्टेप देख भाई, ठीक है ना। अब देखो इसमें ये बता, इसको कितना आएगा, 2.5 into 7, ये आएगा ना। इतने आएंगे, और एक एसिटिल कोएंजाइम ए, अब 8 एसिटिल कोएंजाइम ए है तो 10 ATP बनाएगा ये, 80। अब इसको कर लो कैलकुलेट, एक एसिटिल कोएंजाइम में 10 ATP बनाता, तो 8 कितने बनाएंगे, 80। आगे समझ में, अगर ATP का क्वेश्चन आए तो बनाओगे, कर जाओगे ऐसे। चलो स्टेरिक एसिड में बताओ कितने ATP बनेंगे, स्टेरिक एसिड कितने कार्बन का होता है, 18 कार्बन का होता है। 18 कार्बन का होता है तो 9 एसिटिल कोएंजाइम में हो जाएंगे, क्योंकि एक कार्बन और बढ़ गया है, 8 FAD हो जाएंगे और 8 NADH हो जाएंगे, ये भी तो बढ़ेंगे ना। चुप हो जाओ, 18 कार्बन से किस में कन्वर्ट होगा, रुक जाओ, देखो कितने NAD आएंगे, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे, वही तो बोल रही हूँ मैं। हाँ, और 8 ही आपके FADH2 होंगे, और 9 क्या होंगे आपके, ठीक है। तो 8 into 2.5, फिर 8 into 1.5 और 9 into 10। आ गया समझ में, आ गया ATP फॉर्मेशन की नहीं आई, ऑनलाइन वालों को समझ आ गया। अभी तो मैं पूछ रही हूँ, फिर कल मत बोला कि नहीं आया समझ, मैं रिपीट नहीं करूंगी, मैं पहले कह रही हूँ। ATP फॉर्मेशन आ गई समझ में, और क्या रह गया तुम्हारा, मैं थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म बता देती हूँ, क्वेश्चंस नहीं आते हैं लेकिन, पर ये नहीं कहोगे कि कराया नहीं है, तो मैं करवा देती हूँ। काफी बड़ा है प्यूरिन वाला, तो वैसे भी छोटा ही वर्जन कराते हैं शाम से। देखो साल्वेज पाथवे ऑफ प्यूरिन, ठीक है, साल्वेज पाथवे ऑफ प्यूरिन, इसमें क्या होता है आपका हाइपोजेंथीन,
हाइपोजेंथिन पता है कैसे बनता है? पढ़िए थोड़ी बहुत मॉलिक्यूलर। नहीं पता? पूछ लेना जब मॉलिक्यूलर पढ़ोगी। हाइपोजेंथिन से बनता है आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका यहाँ पे, ग्वेनिन से बनता है जीएमपी। ग्वेनिन से क्या बना? ग्वेनिन मोनोफॉस्फेट। और एडिनिन से क्या बना? एडिनिन मोनोफॉस्फेट। पहले इतना लिखो, ठीक है। लिख लिया कि नहीं लिखा? ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा इनके लिए। अच्छा, हाइपोजेंथिन से जो आईएमपी बना वो किसकी प्रेजेंस में बनता है आपका? पीआरपीपी के केस में। पीआरपीपी से, व्हाट इज पीआरपीपी? पीआरपीपी इज फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। इसकी प्रेजेंस में तुम्हारा क्या बनता है? आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बनता है? आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। सिमिलरली ग्वेनिन है जो, ये भी किसकी प्रेजेंस में बनता है आपका? पीआरपीपी की प्रेजेंस में। ग्वेनिन से जीएमपी जो बनता है वो किसकी प्रेजेंस में बनता है आपका? पीआरपीपी की प्रेजेंस में। और इसमें क्या रिमूव होता है? पीपीआई। क्या रिमूव होता है? पीपीआई। लिख लिया? ये सब बन गए आपके। पीआरपीपी से बन गया एडिनिन भी बन गया, और एडिनिन से एडिनिन मोनोफॉस्फेट भी बन गया, ग्वेनिन से ग्वेनिन मोनोफॉस्फेट भी बन गया, और हाइपोजेंथिन से आईएमपी बन गया। अब ये आईएमपी और जीएमपी का क्या काम है? ये इनिबिट करते हैं एचजीपीआरटी को। हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज को इनिबिट करते हैं। कौन इनिबिट करते हैं आपके? आईएमपी और जीएमपी। आईएमपी और जीएमपी किसको इनिबिट करते हैं आपके? हाइपोजेंथिन, इसकी फुल फॉर्म लिख देती हूँ, हाइपोजेंथिन। क्या फुल फॉर्म है इसकी? हाइपोजेंथिन ग्वेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। इसको क्या कर देते हैं? ये इनिबिट कर देते हैं। एएमपी और जीएमपी किसको इनिबिट करते हैं आपके? एचजीपीआरटी को। किसको इनिबिट करते हैं? एचजीपीआरटी को। अब सुनो, इसमें एक लैश नियान सिंड्रोम होता है जिसकी वजह से मैं तुम्हें ये बताया है। कौन सा सिंड्रोम होता है? लैश। सुना है? ये सुना है तुमने? नहीं सुना? लिखो, लेश नियान सिंड्रोम क्या होता है? इसमें क्या होता है? डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी। किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है? एचजीपीआरटी की। किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है इसमें? एचजीपीआरटी की। एचजीपीआरटी क्या है? हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? लेश-नियान सिंड्रोम होता है। आ गया? लेश-नियान सिंड्रोम होता है। आ गया समझ में? ये नहीं आया? कैसा डिसऑर्डर है ये? सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है ये? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ठीक है। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो जाता है? यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है इसमें? यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। यूरिक एसिड लेवल क्या हो जाता है इस केस में? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आगे बात समझ? सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है इसमें, खुद को मारने की कोशिश, सुसाइड। हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फो, पी का मतलब फॉस्फो, आर का मतलब राइबोसिल, टी का मतलब ट्रांसफरेज। बेटा लिखा है मैंने बोर्ड पे, आप देखिए, ठीक है जी।
आ गया समझ में? एक सीड और लिख लीजिए। एक सीड भी बीमारी होती है जिसका नाम है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। ये किसकी वजह से होती है? लैक ऑफ एडिनोसिन, लैक ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, लैक ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, जिसकी वजह से बी एंड टी लिम्फोसाइट्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, डू नॉट वर्क प्रॉपरली। ठीक है, आ गई सारी चीजें समझ में? योर ऑल सिलेबस इज डन एंड इट्स अप टू यू कि आपको क्वेश्चंस करने हैं कि नहीं करने हैं। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी कि मैं तुमको बार बार बोलूँ एक ही चीज। वो करवाएंगे और लेकिन आज नहीं, वो एक डे डिसाइड कर लेंगे। आई गेस तुम्हारा कल पेपर है, वरना मैं कल सोच रही थी, तो मंडे करेंगे। मैं डाल दूंगी ग्रुप में, ठीक है।